हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज साइकोलॉजी की एक थ्योरी लेके आई हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है सभी एग्जाम्स में। लेट्स स्टार्ट। इरिक्शन, ठीक है, इनकी ये थ्योरी है। ये है पर्सनैलिटी की थ्योरी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसे होता है। और इसका नाम है साइको सोशल मनोसामाजिक सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो उसके जैविक यानी बायोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल और हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, ठीक है, इन बलों के आपस में इंटरेक्शन से होता है। इसलिए इसको मनोसामाजिक यानी साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी कहा जाता है। इतना क्लियर है। इसके बाद जो इरिक्सन है उनको ईगो साइकोलॉजिस्ट के रूप में पहचान होती है उनकी। अब ईगो साइकोलॉजिस्ट क्या है कि जैसे फ्रायड ने बताया था, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। तो इन्होंने उनकी थ्योरी की जो स्टेजेज है, विकासात्मक अवस्थाएं हैं, उनको स्वीकार किया और उसके बाद उसका और अध्ययन करते हुए पूरे ही जीवन को, व्यक्ति का जितना जीवन है जन्म से मृत्यु तक, उस पूरे जीवन को ही 8 अवस्थाओं में बांट दिया, ठीक है। 8 स्टेजेस बताई हैं इन्होंने। और उन स्टेजेस में जो ईगो है, ईगो का ही डेवलपमेंट, उस पर ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने। इसलिए इन्हें ईगो साइकोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद हो गई 8 स्टेज तो कर दी उन्होंने पूरे जीवन में, लेकिन इन 8 स्टेज में कुछ विशेषताएं हैं और उनको थ्योरी करवाने से पहले करवाना चाहती हूँ ताकि आपको थ्योरी में कोई दिक्कत ना आए, आप थ्योरी आसानी से समझ जाए। इरिक्सन के अनुसार जो स्टेजेस बताई गई हैं वो क्या है कि सीक्वेंस में होती हैं। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व डेवलपमेंट हो रहा है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक के बाद एक सीक्वेंस आती है, क्रम में होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक नियम होता है, उसको पश्चात नियम बोला जाता है, ठीक है। ईपी जेनेटिक, कई नाम अलग करवा रहे हो क्योंकि पता नहीं कहां से पेपर में दे दें, तो आपको पता होना चाहिए कि इस थ्योरी में नाम है। एक नियम है कि इस नियम के अनुसार इरिक्सन ने बताया है कि ये जो डेवलपमेंट की स्टेज है ये यूनिवर्सल है, सभी के जीवन में आती है और ये एक सीक्वेंस में आती है, एक के बाद एक आती है और आपस में एक दूसरी से जुड़ी होती हैं। जो हमारी पहले की स्टेज है उसका प्रभाव दूसरी पर पड़ता है। ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, पीछे का जो जन्म से प्रभाव पड़ रहा है वो आगे की स्टेजेस को भी प्रभावित करता है, ठीक है। ये उन्होंने बताया है। दूसरा उन्होंने एक बताया वर्ड क्राइसिस, ये वर्ड बहुत आता है इस थ्योरी में। अब क्राइसिस को हिंदी में कहते हैं संक्रांति। संक्रांति ये क्या होता है? ये होता है टर्निंग पॉइंट। हर स्टेज में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। वो ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है कि क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है, कंफ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है और उस कंफ्लिक्ट में 2 कंपोनेंट होते हैं। किस टाइप के? या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। 2 टाइप से होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। हर स्टेज में 2 हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर जो क्राइसिस है, कंफ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है, उसका जो समाधान है उस स्टेज पर, वो क्राइसिस क्या होता है कि जैसे परिपक्वता, जैविक परिपक्वता और प्लस सामाजिक डिमांड, सोशल डिमांड,
कि व्यक्ति का जो उसका परिपक्वता मैच्योरिटी हुई है उस स्टेज पर, और समाज उससे जो डिमांड कर रहा है भाई इतना तो इसको करना चाहिए, उसके बीच में जो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है उसको क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्राइसिस जो होगा इसका अगर सॉल्यूशन समाधान है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो बच्चे में वर्च्यू, हर स्टेज पर एक वर्च्यू उत्पन्न होगा, यानी सदाचार। सदाचार क्या होता है? पॉजिटिव गुण होता है व्यक्तित्व का। ठीक है, तो हर स्टेज पर क्या होगा? क्राइसिस उत्पन्न होगा। क्राइसिस में दोनों एस्पेक्ट होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अगर इसका समाधान है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो एक वर्च्यू है उसका वहां पे डेवलप हो जाएगा। क्लियर है इतना? जो ये कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट का समाधान अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो जो स्वस्थ आदमी है ना, कोई भी एक स्वस्थ है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, यानी स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व में पॉजिटिविटी है, उसका अनुपात है वो बढ़ जाएगा। ये रेशियो में होता है। ये नहीं कह सकते कि एक आदमी पूरा ही नेगेटिविटी से भरा है एक पॉजिटिविटी डायरेक्शन में, है नहीं, ये रेशियो होती है। अगर उसका समाधान उस स्टेज पर अगर सकारात्मक रूप से होगा तो उसमें पॉजिटिविटी का अनुपात बढ़ जाएगा और वर्च्यू आ जाएगा, और जो नेगेटिव है ना वो अवशोषित हो जाएगा। ठीक है, उसका अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण क्या होता है कि वो उसमें दब जाएगा एक तरह से, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव बढ़ जाएगा और नेगेटिव कम हो जाएगा। इस तरह से अनुपात में होता है, रेशियो होती है इनकी। और ये भी बताया इन्होंने कि जरूरी नहीं कि एक स्टेज पर अगर बच्चे का डेवलपमेंट है इसका पर्सनैलिटी का, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट कम है नेगेटिविटी ज्यादा है तो अगले पर भी वो नेगेटिव में जाएगा। ऐसा नहीं है, एक स्टेज है वो दूसरे को प्रभावित जरूर करती है लेकिन उसमें जो चेंज करना है, परिवर्तन संभव है। क्लियर है? अब करेंगे इसकी स्टेजेज। ये इस तरह से स्टेज बताई हैं इरिक्सन ने, 8 स्टेजेस बताई हैं। ये चार्ट दिया उन्होंने अपनी थ्योरी में। पूरी जो लाइफ है, व्यक्ति की पूरी लाइफ है वो बर्थ से डेथ तक इस तरह से स्टेजेस में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बाकी सारे उसमें क्या है प्रभावित करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स, ये स्टेज बाय स्टेज बढ़ता जाता है डेथ तक। और इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जो फर्स्ट स्टेज है हमारी बर्थ से, ये कौन सी होती है? 0 से 1.5 साल, 1 या 1.5 साल। इसमें अप्रोक्सीमेट एज दी गई है, उम्र अनुमानित। ठीक है, ये नहीं फिक्स है, कोई अनुमानित उम्र होती है इसमें कि बच्चा है शैशव काल में है, इन्फेंसी में। उसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, क्राइसिस कौन सा उत्पन्न होगा? या तो वो ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा, विश्वास करेगा या अविश्वास करेगा। अब विश्वास और अविश्वास कैसे होगा, कैसे इसमें क्राइसिस आया? बच्चा जब जन्म लेता है सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे होती है? मदर से। ठीक है, अपनी माँ से अटैच है और फीडिंग करवाती है, साथ में उसको इमोशंस अच्छे मिले हैं, माँ से स्नेह प्यार दुलार सब अच्छा मिला है, तो वो क्या करेगा? उसमें विश्वास क्राइसिस होगा। क्या मैं संसार पर विश्वास कर सकता हूँ? कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड? अगर हाँ, यानी माँ से उसको पूरा अटैचमेंट है, माँ पर विश्वास है, तो वो क्या कहेगा? यस, ट्रस्ट कर सकता है। तो यहाँ वर्च्यू उसका हो जाएगा होप, आशा। ठीक है, उसमें कौन सा वर्च्यू आ जाएगा? होप का। और अगर वो यहाँ पर विश्वास नहीं कर पाता, अपनी माँ से किसी कारण से दूर हो गया या उसको पूरा स्नेह दुलार नहीं मिला है, तो बच्चे में मिसट्रस्ट की संभावना हो जाती है। ठीक है, और अब इसको याद करने के लिए वो गाना है ना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। तो छोटी सी आशा, स्टार्टिंग में ही बच्चे को आशा मिल जाती है, उम्मीद। ठीक है, होप हो जाती है। इसके बाद सेकंड है हमारी, ये होती है 1.5 साल से 3 साल, 2-3 साल इसमें हो जाते हैं, 2 या 3 साल की आ जाती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। अब इसमें क्या होता है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। या तो उसमें ऑटोनॉमी आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, शेम या डाउट। अब
क्राइसिस कैसे उत्पन्न होगा? ऑटोनॉमी होता है स्वतंत्रता, और शेम और डाउट संकोच या लज्जाशीलता। कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते ही वो माँ के पल्लू में छिप जाते हैं या किसी और के पीछे, चीज के पीछे जाके उन बात नहीं करना चाहते, छिप जाते हैं इस उम्र में। वो क्या है? संकोच है, उनमें लज्जाशीलता है। ठीक है। और स्वतंत्रता कैसे है कि बच्चा अपने आप एक्टिव है। यहाँ पर क्या करते हैं? पेरेंट्स से ज्यादा अटैचमेंट होता है, माता पिता हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनमें आ जाएगा रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये कैसे क्राइसिस होगा? उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को, क्लॉथ पहनना सिखाया जाता है। तो अगर बच्चा ये किसी काम को करते हुए ये सोचे इज इट ओके फॉर मी, ठीक है, क्या ये मेरे लिए सही है, यानी टॉयलेट किया है, ओके, देन स्वतंत्रता का भाव आ गया, उसमें ऑटोनॉमी हो गया। अगर उसको ये संकोच है कि क्या भाई ओके है नहीं है, तो उसमें संकोच आ गया। इस तरह से क्राइसिस आएगा, उसका निवारण होगा। अगर उसको सही पता चल गया तो उसमें कौन सा आ जाएगा गुण? यहाँ पे विल, कई बार विल पावर भी लिख देते हैं, विल, इच्छा शक्ति। ठीक है, वर्च्यू हो गया इच्छा शक्ति। इस स्टेज का बच्चे को अपनी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है या क्लोथिंग है उससे वो संतुष्ट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे करना है, और वो स्वतंत्रता चाहता है। सभी स्वतंत्र चाहते हैं भाई हम आराम से अपना काम खुद करें। ठीक है। फिर है हमारी 3 to 6 ईयर, थर्ड स्टेज, प्ले एज, खेल अवस्था। इसमें क्या होता है? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इनिशिएटिव क्या? तो पहल शक्ति। बच्चे में ये विश्वास हो गया, स्वतंत्रता हो गई, तो उसमें अगला ये आ जाएगा पहल शक्ति। अगर वो नेगेटिविटी की साइड ज्यादा है तो ये आने की संभावना ज्यादा है गिल्ट की। और इसमें है वो फैमिली से अटैच होगा, इसमें फैमिली आ जाएगी। ठीक है, आप ये याद कर सकते हैं। रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप किसी भी स्टेज में, इसमें तो हो जाएगा मदर, इसमें पेरेंट्स, और इसमें फैमिली। ठीक है, फैमिली में उसके चाचा ताऊ हैं, कजन्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं फैमिली में, फैमिली मेंबर्स, वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। अब प्ले एज में क्राइसिस कैसे होगा? अब यहाँ तो उसको वाकई इज इट ओके फॉर मी, अब वो जो काम कर रहा है, छोटा है या छोटे छोटे खिलौनों से खेल रहा है, कोई एक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, उसके लिए वो ये सोचेगा इज इट ओके फॉर मी टू डू एक्ट। ठीक है, यानी क्या ये काम करने के लिए ये काम सही है, ये सोचेगा कि क्या मैं ये काम कर सकता हूं, यानी ओके है मेरे लिए एक्ट करना। अगर वो सोचेगा तो पहल शक्ति हो गई, करके दिखाएगा, मैं करता हूँ, मैं जाऊंगा। अगर कह दे भाई चाचा के जाना है, ताऊ के कोई काम है, तो वो कहेगा मैं जाऊंगा। और अगर उसमें दोषिता का भाव है, वो नहीं जाना चाहता वहां पे, ठीक है, वो छुपेगा कि कहीं मेरे को ना कह दे काम की, किसी के जाना है, कोई काम कह के आना है, किसी से बोलना है, तो उसमें दोषिता का भाव आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर वो पहल शक्ति में पॉजिटिव रेशो ज्यादा हो गया उसका, तो वर्च्यू जो विकसित होगा वो पर्पज, यानी उद्देश्य। उसे कोई काम करना है, उसका उद्देश्य पता होगा, और साथ में उसे इस स्टेज पर पता चल जाता है कि वो एक प्राणी के रूप में स्वीकार किया गया, भाई वो एक प्राणी है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से एक प्राणी है, उसके जीवन का कुछ उद्देश्य है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 6 to 12 ईयर्स, स्कूल एज। स्कूल में जाते हैं बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट ने कहा कि 6 साल से नीचे का तो प्ले का ही है, स्कूल में नहीं जाना बच्चे को। उसके बाद स्कूल में भेजेंगे 6 से 12। तो स्कूल में अब क्या है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। इंडस्ट्री का यहाँ उद्योग धंधे नहीं है कि वो उद्योग धंधों में काम करने जाएगा, ये क्या होता है? उद्यम, परिश्रम। ठीक है, परिश्रम। और इन्फीरियरिटी क्या होता है? उसमें वो आ जाएगा हीनता का भाव, हीनता आ जाएगी। अब उद्यम कैसे? कि बच्चा है वो स्कूल में गया, स्कूल में उसको और एनवायरनमेंट मिला, साथी मिले हैं, दोस्त मिले हैं, स्कूल में टीचर हैं, यानी स्कूल से प्रभावित हो गया। तो यहाँ ज्यादा रिलेशनशिप किस में हो जाएगा? स्कूल में।
नेबर पड़ोस में, ठीक है, नेबर्स हैं जो पड़ोसी हैं, पड़ोस में खेलने जाएगा बच्चा, उनसे भी सीखेगा, जो भी है उनका डेवलपमेंट है उसमें प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा इसमें स्कूल और पड़ोस भी शामिल हो जाएंगे। अब बच्चे में अगर परिश्रम करना उसने सीख लिया है, परिश्रम और हीनता, परिश्रम कब होगा, जब वो स्कूल जाएगा तो वहां पर या तो वो प्ले में, स्पोर्ट्स में भाग ले सकता है, वो पढ़ाई में ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, अपना दिखा सकता है भाई मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, और किसी काम में अलग से करता है, ठीक है, परिश्रम करना सीख लेता है। पॉजिटिव उसमें क्राइसिस होता है इसमें, और नेगेटिव में क्या होता है, इन्फीरियरिटी, उसमें हीनता का भाव आ जाए, भाई मैं नहीं कर सकता, लोगों के सामने मैं ये नहीं कर सकता। और इसमें क्या होता है, मैं समर्थ हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगी, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी समर्थता, समर्थ्यता या सामर्थ्यता बोल देंगे। एज है हमारी 12 से 19 ईयर्स, एडोलेसेंस अवस्था में आ जाते हैं, कॉलेज टाइम में चले जाते हैं, कॉलेज तक की हो गई है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, आइडेंटिटी, पहचान बनाने की कोशिश होती है बच्चे की, या आइडेंटिटी कंफ्यूजन। नेगेटिव क्या होता है उसमें, पहचान भ्रम, उसको पहचान नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इसमें क्राइसिस क्या होता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, बच्चा अपने आप से पूछता है, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है कि भाई मुझे जानने लोग, मैं कौन हूँ, मेरी खुद की पहचान हो, ठीक है। और जो नेगेटिविटी की साइड है, जिसका वहां रेशियो ज्यादा है, उसको अपनी आइडेंटिटी में भ्रम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उसको खुद की पहचान नहीं हो पाएगी, वो भ्रमित रहेगा। और इसके साथ अब इसमें कौन सा गुण हो जाएगा, फिडिलिटी, क्या होता है, कर्तव्य निष्ठता, ठीक है, कर्तव्य निष्ठता, वो कर्तव्य निष्ठ हो जाएंगे। फिर अगर उन्होंने पहचान बना रहे हैं, वो अपने काम के प्रति बहुत ही निष्ठा भाव से लग जाएंगे कि मुझे अपना ये काम करना है। और रिलेशनशिप कौन सा है इसमें, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप आ जाएंगे, पीयर ग्रुप है, बच्चे का जो साथी समूह है वो आ जाएगा, ठीक है। या कोई मॉडल बना सकता है, आदर्श बना ले अपना कि मुझे उसके जैसा बनना है, कोई एक्टर है, जैसे आप देखते हैं ना कि जो बच्चा, अब लड़के हैं, लड़के क्या है, बालों को बड़ा रख लेंगे, फिर ऐसे हाथ मारते घूमेंगे, स्टाइल करेंगे, अपनी एक्टर बनने की कोशिश करेंगे। इसी तरह लड़कियां हैं, वो खाना पीना छोड़ देती है आजकल तो वही स्लिम होने के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक पहचान बना रही है, किसी को आदर्श बनाकर उसके अनुसार कोशिश करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि अपनी खुद की पहचान के लिए कर्तव्यनिष्ठ भाव से कार्य करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 20 से 30। इसमें अब क्या हुआ कि बच्चा है वो सोशल रिलेशनशिप में आ गया, उसका रिलेशनशिप यहाँ पे घनिष्ठ हो जाएगा, इंटीमेसी आ जाएगी, जो पॉजिटिव साइड है वो अपने भाई शादी कर लेगा, ठीक है। रोमांटिक रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे, सोशल से वो रोमांटिक रिलेशनशिप को ज्यादा अहमियत देगा। और अगर कोई सफल नहीं हुआ, भाई किसी को कॉलेज में तो कोई पसंद थी लेकिन बाद में शादी नहीं हुई आपस में, तो उनकी क्या है, विलगन, आइसोलेशन, कि वो जीवन में अकेले रहने की, क्योंकि उनको क्या है, अपनी खुद की पहचान नहीं है, पहचान भ्रम में है, वो नेगेटिविटी ज्यादा थी इसलिए। लेकिन अगर कोई यहाँ से ये सीख कर कि उसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना ली और वो सक्सेस की साइड जा रहा है, तो उसकी शादी हो गई, वो क्या है, घनिष्ठता, घनिष्ठ संबंध, तो क्या होगा, लव, रोमांटिक रिलेशनशिप हो रहे, तो यहाँ पे वर्च्यू कौन सा होगा, लव, प्यार। और क्वेश्चन क्या होगा, क्या मैं प्यार कर सकता हूं, हाँ तो घनिष्ठता हो गई, नहीं तो विलगन हो गया, अलगा हो गया, ठीक है। फिर है हमारा अगला 30 से 65। अब यहाँ शादी हो गई तो अगली स्टेज यही है कि भाई बच्चे हो जाएंगे, जन्मात्मकता, यानी पेरेंट्सहुड, हम अब यानी क्या है, माता पिता बन जाते हैं स्टेज में। तो माता पिता बन गए, और तो कौन सा वर्च्यू आना चाहिए, केयर, ठीक है, केयर करनी सीख जाएंगे, बच्चों की भी, परिवार की भी, माँ बाप की भी, सबकी। तो कल्याण का भाव आ जाएगा, दूसरों की देखभाल करना, केयर करना आ जाएगा। और अगर नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है, सही उसका जो डेवलपमेंट है उसमें
क्राइसिस आ गया, नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, तो क्या होगा, स्टैग्नेशन हो जाएगी, प्रगतिरोध हो जाएगा। प्रगतिरोध मतलब वो उन्नति है उसकी बाधा आ जाएगी उसमें। जैसे अब एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई किसी की शादी नहीं हुई, तो वो कह सकता है कि भाई मुझे क्या करना है आगे, मेरे कौन सा घर परिवार है जो मैं कमाऊं, ठीक है। तो यहाँ प्रगतिरोध हो गया। फिर जस्ट एग्जांपल है भाई, मन पे मत लेना अगर कोई ऐसा है तो, वैसे बता रही थी मैं समझाने के लिए। इसके बाद क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेज में 65 प्लस ओल्ड एज। इस स्टेज 65 तक तो व्यक्ति कमाता है अपने परिवार के लिए, नौकरी में है। यहाँ पे 65 प्लस हो गया, वो बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गए, तो क्या हो गया, अब उनमें या तो ईगो इंटीग्रिटी होगी, वो क्या होता है, अहम संपूर्णता। अहम संपूर्णता। अब ये थ्योरी शुरू से क्या बता रही थी, ईगो का डेवलपमेंट हो रहा था ना, अहम का, खुद व्यक्ति के अहम का, ईगो का। तो यहाँ पर आके जो पॉजिटिव साइड है, जिसके क्राइसिस में पॉजिटिविटी का रेशियो ज्यादा है, वो क्या है, अहम संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब अहम संपूर्णता होता है कि व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। यहाँ पर इस स्टेज पे पहुंच जाएगा, देखो इधर 1 2 3 ऐसे जाके यहाँ आ गया ये 8 में। अब 8 से ये पूरी लाइफ को देखेगा। जो बुजुर्ग व्यक्ति के पास बैठते हैं तो वो अपनी पास्ट की बात बताते हैं ज्यादा, हमारे टाइम में ऐसे था, हम ऐसे करते थे, मैंने ये किया वो किया, वो सब बताते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन करते हैं अपनी लाइफ पर, ठीक है, उसको देखते हैं। अब देखते हैं तो जिसने सही अपने आप को सही ठहरा रहे हैं, वो अहम संपूर्णता का भाव, भाई मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में कर दिया है, अब कोई चिंता नहीं है मुझे, ठीक है, मरेंगे मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे सब सही है। तो ये है अहम संपूर्णता। लेकिन कुछ रह जाते हैं निराशा, उनको अपनी लाइफ में ये लगता है कि कोई कमी रह गई है शायद, तो वो निराशा का भाव अपना लेते हैं। यहाँ पर उनका रिलेशनशिप या तो मैन काइंड होगा या माई काइंड होगा। मैन काइंड यानी वो दूसरों के, समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे, दूसरों के साथ भाई अपना रिलेशन है उनको शेयर करेंगे, बच्चों के साथ खुश रहेंगे, बात ये है। और यहाँ पे माई काइंड है कि वो अपने आप में ही सोचते रहेंगे, निराशा का भाव आ जाएगा, चिंतित रहेंगे, ठीक है। किसी बुजुर्ग से बात करके देखना, फिर आपको ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी कि हाँ सच में ये बुजुर्ग है, वो कैसे अपनी लाइफ को देख रहे हैं। आप इसको याद करने का एक आसान, इसमें कौन सा वर्च्यू तो रह गया हमारा, क्या होगा, विजडम। विजडम, विजडम होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है। वो कहते हैं कि अहम संपूर्णता आ गई ना तो विजडम आ गई। विजडम क्या होती है, अब आजकल तो सफेद बाल वैसे भी हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम से, लेकिन वृद्धावस्था की निशानी क्या होती है, सफेद बाल। सफेद बाल के लिए कहा जाता है भाई हमने धूप में सफेद नहीं किए हैं, यानी हमें एक्सपीरियंस है, पूरी लाइफ हमने जी है, उसका एक्सपीरियंस यहाँ जाकर विजडम बन जाता है, वर्च्यू उसका विजडम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये थ्योरी है। और अगर आपको इसको 2 बार रिवाइज करें, और अब किसी हर स्टेज के बच्चे से, बड़े से थोड़ी सी आपस में तुलना कर लें, देख लें, ये नहीं कहते उसको अप्लाई करो, क्योंकि सभी के अपने विचार होते हैं। ये थ्योरी है, ये समझने के लिए है, और ये जरूरी नहीं कि एक थ्योरी के हिसाब से ही डेवलपमेंट होता है, ये आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप एक बार दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल्स की सहायता ली है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।